मूवी के आगाज में हमें मूवी के मरकजी किरदार पाए को दिखाया जाता है। फिर एक दिन पाए से मिलने एक राइटर आता है। इस राइटर को असल में पाए के मामा जी ने ही भेजा था, क्योंकि पाए के पास सुनाने के लिए एक ऐसी जबरदस्त कहानी थी जो कि उस राइटर के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। और वो कहानी पाए की अपने लाइफ की ही है। जब वो पाए के पास आता है तो सबसे पहले वो उससे उसके नाम के बारे में पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम पाए क्यों है। तब ये सुनकर पाए यहाँ पर बताता है कि इस दुनिया में हर इंसान के अलग अलग शौक हैं। ऐसे ही मेरे मामा जी को स्विमिंग पूल का बहुत शौक था, और जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम पाए मेरे मामा जी ने ही रखा, और ये नाम असल में एक स्विमिंग पूल से इंस्पायर्ड था। वो बताता है कि असल में मुझे पाए पटेल नाम मिला था, लेकिन स्कूल में मुझे इस नाम से काफी परेशान किया जाता था। फिर एक दिन स्कूल में पाए ने टीचर के कहने पर एक मुश्किल पाए के क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस वजह से मेरे उस्ताद ने मुझे शाबाश दी और मेरी काफी तारीफ की सबके सामने, और तब से मैंने अपना नाम सिर्फ पाए रख लिया। फिर वो बताता है कि जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर बहुत सारे किसान भी रहा करते थे। इसके बाद पाए अपनी मदर के बारे में बताता है कि वो बहुत अच्छी और रिलीजियस लेडी थी, और मैं खुदा पर यकीन इसीलिए करता था क्योंकि मेरी माँ बहुत करती थी। लेकिन बचपन में मुझे मेरे रिलीजन के बारे में नहीं बताया गया, और वैसे भी जब किसी इंसान को उसके रिलीजन के बारे में नहीं बताया जाता तो फिर वो अलग अलग मजहब की चीजों को अडॉप्ट करता है, और बस मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। मैं बहुत सारे रिलीजन्स पर अमल करता रहा, और इसी वजह से मैंने सीखा कि खुदा से प्यार कैसे किया जा सकता है। मैंने सीखा कि यकीन करना इंसान की जिंदगी में कितना जरूरी है। लेकिन मेरे बाप का रिलीजन कुछ और ही था। एक दिन मेरे बाप ने मुझसे कहा कि बेटा, अगर तुम ऐसे ही अलग अलग मजहबों को फॉलो करते रहे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम किसी एक मजहब को किसी अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करते। तब ये सुनकर पाए की मदर कहती है कि पाए अभी काफी छोटा है, तो अगर वो किसी भी खुदा से प्यार करे तो इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर इसके बाद पाए बताता है कि मेरे बाप का एक चिड़िया घर था जहाँ पर हर तरह के जानवर उन्होंने रखे हुए थे, और मैं बचपन ही से इन जानवरों को बहुत करीब से देखता आया, और मेरा ख्याल था कि जानवर इंसान के अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा है भी। लेकिन ये बात हर जानवर के लिए नहीं है, क्योंकि हर जानवर इंसान का दोस्त नहीं बन सकता। एक दिन बचपन में मैंने एक टाइगर को खाना खिलाने की कोशिश की, और मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन जब मैं उस शेर को खाना खिला रहा था तो तभी मेरे बाप ने मुझे देख लिया। ये देखकर मुझे मेरे बाप ने बहुत डांटा और कहा कि तुम ये क्या बेवकूफी करने जा रहे थे, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता था। तभी मेरे बाप ने मुझे समझाने के लिए एक तजर्बा करके दिखाया। उन्होंने उस शेर के सामने एक बकरी को बांध दिया। दरअसल मेरा बाप मुझे ये दिखाना चाहता था कि ये जंगली जानवर कभी भी इंसान का दोस्त नहीं बन सकता, उनका सगा नहीं बन सकता, और जानवर तो जानवर ही होता है। और ये बात साबित भी हो गई। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरह वो शेर बड़ी बेरहमी से उस बकरी को खा गया, और इस बात से मुझे मालूम हुआ कि जंगली जानवर इंसानों के दोस्त नहीं बन सकते। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं, जहाँ फिल्म में दिखाया जाता है कि पाए अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है। यहीं पर पाए को एक लड़की भी पसंद आ जाती है कि जो उसकी दोस्त भी बन जाती है, और वो एक दिन अपनी दोस्त को अपना जू दिखाने के लिए लाता है। अब इस जू में बेशक सारे जानवर तो इनके अपने ही थे, लेकिन जो जमीन थी वो इनकी अपनी नहीं थी, और इसी वजह से बहुत जल्द ये जगह उन्हें खाली करनी थी। जब खाना खाते हुए पाए के फादर उन्हें बताते हैं कि बहुत जल्द हम एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे और इन सभी जानवरों को हम बेच देंगे। अब इस बात के लिए पाए राजी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी दोस्त को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने खानदान वालों को इस बारे में कभी नहीं बता पाया। लेकिन बिलाखिर उसे अपने शहर और अपनी दोस्त को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ जाना पड़ा। जब ये लोग शिप के जरिए जा रहे होते हैं तो ये खाना खाने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर वेज और नॉन वेज को लेकर बहस छिड़ जाती है, तो वहाँ पर एक दूसरा पैसेंजर इन्हें अपना खाना दे देता है। रात के वक्त पाए के फादर तमाम जानवरों को बेहोशी की दवा दे रहे थे। वो बताते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा क्योंकि इस समंदर का सफर तमाम जानवरों के लिए काफी दर्दनाक होता है। इसी वजह से वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और बीमार हो जाते हैं और वॉमिट्स करने लगते हैं। तो इनके लिए यही बेहतर होता है कि इन्हें बेहोश कर दिया जाए। आगे पाए उस राइटर को बताता है कि उस वक्त हम समंदर के सबसे खतरनाक हिस्से में थे। फिर उसी रात जब सब लोग सो रहे थे तो काफी शोर की वजह से मेरी आंख खुल गई, और इसी वजह से मैं बाहर आ गया। बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था। पहले तो मैं उसे एंजॉय करता रहा, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि बहुत सारा पानी शिप के अंदर आ गया है, और फिर मुझे याद आया कि मेरी फैमिली भी तो अंदर ही है। इसलिए मैं शिप के उस हिस्से में गया जहाँ पर मेरी फैमिली थी, लेकिन अब वहाँ पर हर जगह पर पानी ही पानी था। फिर मैं भागकर ऊपर आया जहाँ पर और भी लोग थे। मैंने उनसे कहा कि प्लीज मेरी फैमिली को बचा लो, लेकिन वो सारे लोग तो लाइफ बोट निकालने में बिजी थे। उनमें से एक आदमी ने मुझसे कहा कि अभी के अभी जल्दी से इस लाइफ बोट में बैठ जाओ और यहाँ से निकलो। लेकिन मैं अपनी फैमिली के बगैर बोट में जाना नहीं चाहता था। लेकिन फिर अचानक से मेरा पाँव फिसल गया और मैं उस
उस बोट पर ही गिर गया। अब चूंकि तूफान काफी तेज था तो लहरों की वजह से मैं बोट समेत काफी आगे आ गया और मैं बिल्कुल अकेला ही था उस बोट में। फिर मैं उस बोट से कूद गया। फिर मैंने उस जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की कि जिसमें मेरी फैमिली थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो इतना बड़ा जहाज पानी में डूबता ही चला जा रहा था और अब मेरे पास उस लाइफ बोट में जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। लेकिन तभी मैंने देखा कि वहां पर मेरे अलावा कोई और भी है जो कि बिल्कुल मेरी ही तरह बचने की कोशिश कर रहा है। और जब मैं उसे बचाने गया तो मैंने देखा कि ये तो वही टाइगर है और वो भी इस बोट पर अब आ चुका था। फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि तूफान अभी तक नहीं रुका। यहाँ पर मैंने सोचा कि मुझे बोट का पानी निकाल देना चाहिए। अब यहाँ पर बोट में मेरे अलावा एक ज़ेब्रा भी था और वो बेचारा जख्मी था क्योंकि उसका पाँव टूटा हुआ था। फिर कुछ देर बाद उस बोट में एक भेड़िया भी पहुंच जाता है। फिर मैंने समंदर में एक चिंपैंजी को भी देखा, इसलिए मैंने उसकी मदद की और उसे भी बोट के ऊपर ले आया। अब रात में वो हाइनास अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो उस ज़ेब्रा पर हमला कर देता है। अब हालांकि मैंने उस ज़ेब्रा को काफी बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो हाइना उसे मार चुका था और उसने उसे खा लिया। उस ज़ेब्रा को मारने के बाद अगले दिन वो हाइना चिंपैंजी पर हमला करता है उसे खाने के लिए। मैंने इस बार भी उस चिंपैंजी को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन इस बार भी मैं नाकाम रहा क्योंकि वो हाइना उसे भी खा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो अब मुझ पर हमला करता, फिर तभी अंदर से अचानक वो टाइगर बाहर निकलता है और एक ही झटके में उस हाइना को मार डालता है। उस शेर को बोट के अंदर देखकर मैं फौरन पानी में कूद गया क्योंकि अगर उस टाइगर को भूख लगती तो वो मुझे भी खा जाता और अब तक मुझे शिप से उतरे हुए काफी वक्त हो चुका था। मेरी हालत काफी खराब होती जा रही थी क्योंकि मैं समंदर के बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ था। बचने का तो मेरे पास कोई रास्ता तक नहीं था, इसी वजह से मैं काफी परेशान था और तो और कोई रेस्क्यू टीम भी मुझे बचाने के लिए नहीं आई और मैं समंदर में एक बोट में एक टाइगर के साथ था, यानी एक जंगली जानवर के साथ जो कभी भी मुझ पर हमला कर सकता था। अब उस किश्ती में मुझे थोड़ा बहुत खाने का सामान मिल गया और पानी के कुछ कैंस भी मिल गए, लेकिन वो पानी काफी कम था, ज्यादा वक्त तक वो चलने वाला नहीं था। पाई को वहां पर एक किताब भी मिलती है, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप समंदर में कहीं फंस जाते हैं तो आपको बचना कैसे है। पाई भी उन चीजों पर अमल करने लगा था, यानी गाना गाकर वो अपने दिल को बहलाता था और कुछ न कुछ करके अपने आप को मसरूफ रखता था। वो खुश रहने की भी कोशिश करता था और साथ साथ अपनी यादों को भी ताजा करता था। उस रात पाए अपने पास्ट को महसूस करता है और अपने माजी में पहुंच जाता है और वो तारों के बीच अपनी फैमिली को देखता है, जिसकी वजह से वो काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और वो देखता है कि कैसे उसकी माँ उसे बताती थी कि बेटा हमेशा हिम्मत से काम लेना, कभी भी अपने भरोसे को टूटने मत देना, जब तक तुम्हें उम्मीद होगी हौसला होगा तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब यहाँ पर पाई के पास लिखने के लिए एक बुक भी थी और एक पेंसिल भी थी। वो लिख लिख कर पानी के कैन के जरिए लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता था, इस उम्मीद पर कि शायद कोई तो आएगा उसकी मदद के लिए। वो लिखता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। आगे पाए बताता है कि उस बोर्ड में मुझे एक मैप भी मिला, लेकिन मुझे तो नक्शा पढ़ना ही नहीं आता था, इस वजह से मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर मुझे किस तरफ जाना है, किस जानिब जाना है। यहाँ पर पाए अब उस शेर के बारे में सोचता है कि अगर मैंने इस भूखे टाइगर का पेट नहीं भरा तो वो भूखा शेर अपना पेट भरने के लिए मुझे खा लेगा। अब यहाँ पर पाई के पास खाने के लिए बिस्किट और पानी था, लेकिन उस शेर को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने फिशिंग करना शुरू कर दी और फिर एक दिन मैं उस टाइगर के लिए पानी पिलाया। फिर मैंने सोचा कि ये चीजें ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, मुझे अब इस शेर के साथ रहना सीखना होगा और तभी तो मैं इस कश्ती पर रह सकता हूँ जो कि बाद में उसने खुद बनाई थी। फिर एक दिन उस शेर की भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, इसीलिए वो मछली खाने पानी में कूद जाता है, लेकिन जब उसे पानी में कोई नहीं मिलता तो उसकी नजर पाए पर पड़ती है, इसलिए अब वो पाए को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उस वक्त पाए अपनी बनाई हुई रेस्क्यू बोट में था। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में चला जाता है और छोटी रेस्क्यू बोट जो उसने बनाई थी वो उसे भी अपनी तरफ खींच लेता है और अब वो शेर भी अपनी जान बचाने के लिए बोट पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पाए इस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए वो चाहता था कि वो इस शेर को मार दे, लेकिन जब वो उस शेर को देखता है तो उससे ऐसा हो ही नहीं पाता, यानी कि वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि चाहे जो भी था वो इतने दिन से इस शेर के साथ ही तो रह रहा था, इसीलिए अब वो इस टाइगर की मदद करता है, इसीलिए अब वो उसे बोट में चढ़ा लेता है। एक दिन पाई को समंदर में से एक बहुत बड़ी मछली मिलती है। अब यहाँ पर पाई के पास कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो उस मछली को मार देता है और उसे उस टाइगर को खिला देता है और इसके बाद पाई आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर पाई ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका सामना एक दिन एक व्हेल से होगा, क्योंकि जब वो समंदर के बिल्कुल बीचों बीच था तो उसके आसपास बहुत सारी व्हेल मछलियां घूम रही थी और ये व्हेल मछलियां
काफी बड़ी थी और इनका कलर ब्लू था, काफी खूबसूरत थी। और फिर एकदम एक व्हेल समंदर के बाहर आती है और उसके एक ही झटके से पाई की बोट पलट जाती है। पाई उस लाइव बोट पर अपना एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा था। अब एक दिन वो लोग एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर उनका सामना बहुत ज्यादा मछलियों से होता है, क्योंकि वहाँ आसपास भी बहुत सारी मछलियाँ मौजूद थी और तो और बहुत सारी मछलियाँ उड़ उड़ कर उनकी बोट पर गिर रही थी, इसलिए इनकी बोट पर बहुत सारी मछलियाँ जमा हो जाती हैं। अब पाई और वो टाइगर दोनों ही इस लाइव बोट में थे। वो दोनों ही इन मछलियों को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि पाई के पास भी खाने के लिए कुछ भी मौजूद न था और वो टाइगर भी भूखा था, क्योंकि बोट पलटने की वजह से उसका सारा खाना गिर गया था। इस वजह से पाई उस टाइगर को डराता है और उसे खुद से दूर भगाता है। वो उस पर ऐसे हक जमाता है कि जैसे ये सारी मछलियां, ये सारा खाना मेरा है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जब इंसान मजबूर होता है, बेबस होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पाई वेजिटेरियन था, इसीलिए अब ना चाहते हुए भी उसे इन मछलियों को खाना पड़ता है सरवाइव करने के लिए। यहाँ पर पाई सोचता है कि ऐसे तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा, यानी कि यहाँ मैं एक अलग बोट पर हूँ और वहाँ टाइगर एक अलग बोट पर, इसलिए मुझे जैसे तैसे करके उस शेर के साथ ही रहना होगा। इसीलिए पाई उसे ट्रेन करता है और देखते ही देखते काफी वक्त गुजर जाता है। इसीलिए अब दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। एक रात पाई अपनी यादों में बहुत ज्यादा खोया हुआ था। हर जगह उसे अपनी फैमिली ही दिखाई दे रही थी और यहाँ अपनी फैमिली को देखकर उसके अंदर उम्मीद पैदा हो जाती है। अब पाई के पास जो पेंसिल थी वो भी इतनी ज्यादा खत्म हो गई थी कि अब तो उससे लिखा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उससे लिखता है। एक रात इतना ज्यादा तूफान आता है कि उसकी जो छोटी बोट होती है वो टूट जाती है। साथ ही साथ लाइव बोट का भी बहुत बुरा हाल था, उसमें भी बहुत ज्यादा पानी भर गया था। यहाँ पर पाई उस टाइगर को कहता है कि खुदा भी हमारी मदद करना चाहता है। फिर अगली सुबह हम उन दोनों को देखते हैं कि जिनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। टाइगर का तो इतना बुरा हाल था कि वो तो बस मरने ही वाला था। पाई उस शेर के पास जाता है और उसके सर पर हाथ फेरता है, यानी कि वो टाइगर इतना कमजोर था, उसकी हालत इतनी खराब थी कि पाई को मारना तो दूर, वो उठ भी नहीं सकता था। यहाँ पर पाई उसका सर अपनी गोद में रख लेता है और रोने भी लगता है। दोनों मिलकर अपना आखिरी वक्त देख रहे थे, लेकिन जैसा कि पाई ने कहा था कि खुदा उनकी मदद करना चाहता है, तो उसके मुताबिक अगले दिन वो एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो आइलैंड एक ऐसा आइलैंड था जो कि पूरी तरह से हरा भरा था। यहाँ उनके लिए पीने के लिए पानी भी था और खाने के लिए खाना भी था, यानी वो सरवाइव आसानी से कर सकते थे। लेकिन जो हैरत करने की बात है कि वो पूरा आइलैंड ही नेवलों से भरा हुआ था। जैसे ही वो टाइगर वहां पर पहुंचता है वो उन जानवरों को खाने लगता है। यहाँ पर पाई के पास भी खाने के लिए काफी सामान था, पीने के लिए अच्छा पानी भी था, फ्रूट्स भी थे खाने के लिए। जैसे ही रात होती है तो पाई को पता चलता है कि इस आइलैंड पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वो देखता है कि वो सारे के सारे जानवर वहां से निकलकर एक दरख्त पर चढ़ रहे थे और कोई बहुत अजीब सी चीज देखकर शेर भी पहाड़ी पर चला जाता है। रात के वक्त पाई देखता है कि वो पानी पूरा का पूरा एसिड में बदल चुका है, कि जिसकी वजह से पानी में जो मछलियां थी वो गलती सड़ती जा रही थी। तभी पाई देखता है कि वहां ट्री पर जो एक फ्रूट लगा हुआ है, और अब जैसे ही पाई उस फ्रूट को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर तो एक इंसानी दांत पड़ा हुआ है। तो अब पाई उस राइटर को बताता है कि असल में वो जो आइलैंड था वो कोई मामूली आइलैंड नहीं था, बल्कि वो तो कैनिबल आइलैंड था, यानी कि जो इंसानों का और जानवरों का शिकार करके उन्हें खाता था। यानी दिन में वो आइलैंड जितना खूबसूरत है, रात में उस जैसा खतरनाक आइलैंड कोई भी नहीं था। और अगर गलती से कोई इंसान वहां पर आ भी जाता तो मरने के अलावा उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन न बचता। अगले दिन पाई अपनी बोट पर बहुत सारा खाने का सामान रख लेता है, जितना वो रख सकता था। इसके अलावा वो और भी बहुत सारा सामान अपने साथ रख लेता है और सोचता है कि अगर वो भी इस आइलैंड पर होगा तो वो भी इस आइलैंड का शिकार हो जाएगा। वो उस टाइगर को भी वहां नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उस टाइगर के लिए भी बहुत सारे नेवले ले लेता है। इससे ही पाई जब सीटी बजाता है तो फिर देखते ही देखते वो शेर भागते हुए उसके पास आ जाता है। हालांकि वो टाइगर एक जानवर था, लेकिन वो जानता था कि इस आइलैंड पर रुकना मौत को गले लगाने के बराबर था। कुछ और दिन सफर करने के बाद वो एक दूसरे आइलैंड पर पहुंचते हैं, तब वो टाइगर वहां से उतरता है और आइलैंड की तरफ जाने लगता है। लेकिन पाई की हालत काफी खराब होती है, वो नीचे गिरा होता है। वो सोचता है कि शायद जाने से पहले वो टाइगर उससे बात करेगा, यानी इतने दिन साथ रहने के बाद हमारे दरमियान बॉन्ड बन चुका होगा, और अगर वो टाइगर मुझसे बात ना भी करे तो कम से कम एक बार पलट कर मुझे जरूर देखेगा। यहाँ पर पाई राइटर को बताता है कि मैं वहाँ बच्चों की तरह रोया था, इसलिए नहीं कि उन्हें बीच मिल गया था, एक आइलैंड मिल गया था, बल्कि वो इसलिए रो रहा था कि टाइगर ने एक बार भी पलट कर उसकी
طرف نہیں دیکھا تھا، اور وہ وقت ویسے بھی کتنا دکھ بھرا ہوتا ہے جب ہم کسی کو گڈ بائے بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر پائے اسے بتاتا ہے کہ میں ہی وہ آخری شخص تھا جو اس آئلینڈ پر سروائیو کر سکا تھا، یعنی کہ زندہ بچ گیا تھا، اور اسی لیے میرے پاس انشورنس کمپنی سے کچھ لوگ آئے تھے۔ میں نے انہیں اپنی ہر ایک بات بتائی جو کہ میرے ساتھ ہوا، لیکن انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا، بلکہ وہ کہنے لگے کہ بھائی کچھ ایسی بات بتاؤ کہ جس پر ہم یقین بھی کر سکیں۔ اور تب پھر میں نے انہیں ایک ایسی کہانی سنائی کہ جس پر وہ یقین کر سکیں، کہ جس کہانی میں اس بورڈ میں اس کے ساتھ کوئی جانور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی فیملی کے لوگ تھے۔ تب وہ رائٹر پائی سے پوچھتا ہے تو کیا پھر انہوں نے تمہاری اس کہانی کا یقین کر لیا؟ تو پائی نے کہا کہ وہ پالیسی آج تک میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ جب وہ رائٹر اسے کھول کر دیکھتا ہے کہ جس پر اس لڑکی کی کہانی لکھی ہوئی تھی کہ وہ لڑکا پورے 227 دن سمندر کے اندر رہا، پیسیفک اوشن میں، سمندر کے سب سے خطرناک حصے میں، اکیلا نہیں بلکہ ایک ٹائیگر کے ساتھ، یعنی یہ وہ کہانی تھی جسے ابھی ابھی پائے سنا رہا تھا، یعنی کہ اس کی اپنی اصلی کہانی۔ اور یہ سن کر رائٹر کافی حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ رائٹر اس پائی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس میں سے کون سی کہانی پسند آئی، کہ تمہاری فیملی والی یا پھر وہ ٹائیگر والی؟ تو پائی کہتا ہے ٹائیگر والی، یعنی وہ کہانی جس میں ٹائیگر تھا۔ تبھی وہاں پر پائی کی فیملی آ جاتی ہے، اس کی وائف اور اس کے بچے۔ تب یہاں پر وہ رائٹر کو بتاتا ہے کہ میری اس والی فیملی میں سے، یعنی میری ماں، باپ اور بھائی، کوئی نہیں بچتا، اور اب یہ ہے میری فیملی۔ یہاں پر رائٹر پائی سے پوچھتا ہے کہ کیا میں آپ کی کہانی لکھ سکتا ہوں؟ تو پائی کہتا ہے کہ شاید میرے ماما جی نے آپ کو یہاں اسی لیے بھیجا ہے، تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد پائی وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔